अब हमारा अगला एस्पेक्ट है टू मेजर द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। मेजरमेंट ये स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आइदर यू मेजर इट एट कॉस्ट और यू मेजर इट एट एनआरवी। अभी हमसे फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं। तो आपको डायग्राम में एक तरफ रॉ मटेरियल दिख रहा है, फिर फिनिश गुड्स, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ उससे शुरुआत करेंगे। मेजरमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे एनआरवी क्या होता है। पहले तो कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडर बात करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे। एक ट्रेडर के लिए कॉस्ट में क्या क्या होता होगा, आप इन्वेंट्री को मेजर करते समय खुद ही बताओ कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा। आपने कुछ तो खरीदा बेचने के लिए, तो मुझे बताओ क्या क्या पे किया आपने अब तक के जो भी। हाँ हाँ, रॉ मटेरियल नहीं, ट्रेडर की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर नहीं, तो रॉ मटेरियल नहीं बोलना। परचेज प्राइस, हाँ, और भी कुछ आता होगा कि बस इतना ही आएगा। हाँ, इस कैरेज इनवर्ड, ये ध्यान में रखो, सिर्फ कैरेज इनवर्ड आएगा, आउटवर्ड नहीं आएगा। मतलब मेरे फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा वो मेरे इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट है। यही लगा होगा कि और भी कुछ लगा होगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, कि भाई रास्ते में अगर माल खराब हो गया तो इट इज बेटर कि इंश्योरेंस लेके बैठ जाओ, बस। और कुछ? कैरेज आउटवर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा जब तक आप माल बेच नहीं देते। और मुझे इन्वेंट्री लाने का खर्चे से मतलब है ना। उसके बाद मैं उस इन्वेंट्री का क्या करता हूँ, मतलब कहाँ जाता है, मेरे वेयरहाउस में स्टोर हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उन सब का परचेज, यानी इन्वेंट्री कॉस्ट से क्या लेना देना। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो लग रहा है वो आपके लिए एक्स्ट्रा है। पॉइंट समझा? जब एक्सक्लूजन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। वेयर हाउसिंग, चलो ये फिलहाल नहीं लिख रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। खरीदते टाइम क्या क्या लगा ये बताओ ना, बस इतना ही लगा क्या? लोडिंग अनलोडिंग लगा होगा क्या? टैक्सेस लगे होंगे क्या? पर टैक्सेस में एक फंडा होता है। अभी जैसे आप लोग आईडीटी पढ़ रहे हो, तो जैसे आप परचेज करते हो तो आपको कुछ कॉस्ट, आपने जो टैक्स भरा, आउट जब आप फाइनल टैक्स भरते हो तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, बराबर है ना। तो ये टैक्स को तो मैं रिकवर कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट जब मैं बेचूंगा, तो वो टैक्सेस नहीं आते। बट दोज टैक्सेस विच आर नॉन रिकवरेबल वो आते हैं। जैसे इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करते समय आपको ड्यूटी लगी, उसका रिकवरी अलाउड नहीं है इंडिया में। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ठीक, इंपोर्ट करके इंडिया में ही बेचोगे तो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये टैक्सेस जो नॉन रिकवरेबल है वो इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं। कुछ चीजें और इन्वेंट्री का पार्ट बनती है पर ये ऐड नहीं होती है, माइनस होती है। ट्रेड डिस्काउंट्स सुने हो? रिबेट ये नहीं सुने होंगे, एक प्रकार का डिस्काउंट ही है। क्या बोलते हैं उस डिस्काउंट को, क्या सुने हो आप रिबेट के बारे में? वो तो क्रेडिट डिस्काउंट हुआ, टाइम से पहले पेमेंट करोगे तो क्रेडिट डिस्काउंट। हाँ, अरे समझते हैं अपन, बैठे ही उसके लिए आज। ट्रेड डिस्काउंट मतलब वॉल्यूम डिस्काउंट। जैसे कि आप कोई दुकान में जाओ, दुकान में जाके बोलो मेरे को एक टीवी खरीदना है, वो बोलेगा सर टीवी 30,000 रुपए का है। बोलोगे भाई वो बाजू वाला थोड़ा कम में दे रहा है, ये दे रहा है, आपने थोड़ा बहुत भाव किया, फाइनली वो टीवी आपको 28,000 रुपए में मिल गया। यानी भले ही टीवी 30,000 का है, आपको 28,000 में मिल रहा है। आप अपने बुक्स में उसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे अगर करना ही है आपको तो? 28,000, बिकॉज दैट इज वॉट यू हैव पेड। ये एक प्रकार का ट्रेड डिस्काउंट है कि नॉर्मली कोई भी बंदा हमारे यहाँ टीवी लेने आता है तो हम 28 में दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? पर वो जो डीलर है क्या उसने भी 28 में खरीदा? नहीं, उसने कम में खरीदा है। अच्छा मुझे बताओ, आप यहाँ कोई शोरूम में जाके टीवी खरीदो और ये टीवी आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन में खरीदो, यहां से प्राइस वहां पे कम क्यों मिलता है? ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते? नहीं नहीं, क्या बोले, वापस बोलो। आप वो किसकी बात कर रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट की? यहाँ पे जो लोकल शोरूम्स है, दे आर ट्रेडर्स, हाँ ठीक है।
देखो एक बात ध्यान में रखो, अब मार्केट इस लेवल पे जा चुका है कि ये जो आपने ट्रेडिशनल वे में पढ़ा है ना कि पहले डिस्ट्रीब्यूटर आता है फिर रिटेलर आता है, ये खत्म हो चुका है। अब सब लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। ठीक है, तो जितने भी शोरूम्स आपको दिखेंगे ना, दे आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, चाहे वो सोनी का हो, चाहे वो वीडियोकॉन का हो, चाहे वो सैमसंग का हो। तो वो चीज़ों पे दिमाग मत लगाओ। अच्छा चलो वो छोड़ो ना, सैमसंग का खुद का शोरूम है, वो तो सैमसंग के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही आता होगा माल, उसके प्राइस में भी और फिर भी अमेजोन में बिकने वाले प्राइस में डिफरेंस क्यों? कौन बड़ा सेटअप लेके बैठा है? बैंक से? लॉ में क्या पढ़ाए थे, बैंक से क्या रहता है? बैंक वाले उनसे अरे बैंक वाले वो तो ईएमआई का फंडा है, हायर परचेस। हायर परचेस पे भी मत जाओ, वो तो आप ईएमआई पे कोई चीज खरीद रहे हो वो सब है। मैन्युफैक्चरर डीलर, ये जो डीलर्स रहते हैं वो थोड़ी हायर परचेस पे खरीदते हैं, वो फंडा अलग है, उस पर दिमाग मत लगाओ। बड़ा सेटअप लेके चलो, सैमसंग वाला इतना बड़ा शोरूम खोला है, एसी वेसी लग रहा है, सब लग रहा है। अच्छा मेरे को बताओ, जो अमेजोन पे बेच रहा है उसको वेयरहाउस नहीं लग रहा क्या? वो डायरेक्ट जब ऑर्डर आता तो मैन्युफैक्चरर को बोलता है क्या कि एक टीवी तू वहां पे भेज दे? खाली थोड़ी बैठा मैन्युफैक्चरर, उसके पास भी बल्क में पड़े हुए हैं, उसके पास वेयरहाउस में पड़ा है। वो बात घूम फिर के वही हो जाती है, आप कितना भी बोलो खर्चा उसको भी उतना ही लग रहा है। अरे ऐसा क्या है कि ये इतना सस्ते में दे रहा, वो नहीं दे रहा? यहाँ पे बात आती है बल्क परचेज की। एक मैन्युफैक्चरर हर एक जन को एक ऑफर देता है, तू 100 टीवी लेगा मैं ये प्राइस लगाऊंगा, 1000 टीवी लेगा मैं ये प्राइस लगाऊंगा, 10,000 टीवी लेगा मैं ये प्राइस लगाऊंगा। पॉइंट समझ में आया? दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। आप एक बार में कितने टीवी हमसे लेके जाते हो उसके ऊपर हम आपको क्या प्राइस लगाते हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहली बार आपने क्या रेट में खरीदा, फिर उसके बाद आप जो बोल रहे हो ना भाई तू 30 दिन में इमीडिएट पेमेंट देगा तो मैं तेरे को और डिस्काउंट दूंगा, दैट इज कैश डिस्काउंट। 30 दिन बाद पेमेंट देगा, 30 दिन के अंदर पेमेंट देगा तो इतना डिस्काउंट दूंगा, 30 दिन बाद पेमेंट देगा तो इतना अमाउंट लगाऊंगा, दैट इज वो क्रेडिट डिस्काउंट। डिस्काउंट तीन प्रकार के होते हैं, ट्रेड, कैश एंड क्रेडिट। पॉइंट समझ में आया? सो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट टू ऑल, कैश डिस्काउंट इज इमीडिएट पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है, ये दोनों का नेचर काइंड ऑफ सेम होता है। थियोरेटिकली हम कभी कभी बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट के अलावा और कोई भी डिस्काउंट इन्वेंट्री में से डिडक्ट नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में बता रहा हूं कि कैश और ट्रेड एक जैसे ही डिस्काउंट्स होते हैं। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों यानी डिडक्शन में आते हैं, डिडक्शन इन AS2। ठीक है, पर ध्यान रखो AS2 नहीं बोलता है कि कैश डिस्काउंट डिडक्ट होना चाहिए, AS2 सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने बोलता है। मैं बोल रहा हूं कैश डिस्काउंट इज एज गुड एज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्रेडिट डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये डिसीजन आप कैसे लेते होगे। 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट करोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, लेट से 2% का डिस्काउंट देंगे, ये आप डिसाइड कैसे करोगे कि मेरे को डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना है? सोचिए, देखो मैंने आपको ऑफर दिया, मेरे पास टीवी है, आप खरीद रहे हो, मैं आपको बोला आप 30 दिन के अंदर मेरे को पेमेंट दे दो, मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा। आप एग्जैक्ट 38 डे पेमेंट करोगे, ये भी मेरे को पता है, 2% डिस्काउंट दूंगा, 30 दिन बाद दोगे तो मैं नहीं दूंगा डिस्काउंट। अब बताओ आप ये डिसाइड कैसे करोगे? ठीक है, आप बोल सकते हो कि उतनी डिमांड है या नहीं, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे। बट ये जो पॉइंट है ना, वो आप जब इन्वेंट्री खरीद रहे हो तभी आप सोच के बैठे हो। मैंने इन्वेंट्री खरीदा तो मैं खरीदा यूं इसलिए कि मार्केट में डिमांड होगी बेचने के लिए, ये आप सोचते हो। आपको लोन क्या रेट से मिल रहा है मार्केट में? मैं अगर इसको पैसा दूंगा, कोई बंदा अपना जेब से पैसा नहीं लगाता, बैंक से लोन लेके लगाता है। मैं इस बंदे को अगर पैसा दे देता हूँ इमीडिएटली, तो मेरे को बैंक में इंटरेस्ट पे करना है। लेट से मुझे बैंक में इंटरेस्ट जा रहा है 1% का, और ये बंदा मेरे को 2% का डिस्काउंट दे रहा है एक महीने का। मैं एक ही महीने की बात कर रहा हूँ, ऐसे 12% का इंटरेस्ट हुआ, एक महीने का 1%। तो मैं बैंक को 1% इंटरेस्ट दूं और इससे 2% डिस्काउंट लूं, फायदेमंद है ना? तो अपन ले लेंगे, दैट इज वाई इट इज अ क्रेडिट डिस्काउंट। पॉइंट समझ में आया? तो इसमें आपका फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, सो दैट्स वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री। बोले यार इससे तो आपका फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ ना, इसको इन्वेंट्री से क्यों मिक्स कर रहे हो? इससे तो ये डिसीजन आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे लिया। पॉइंट समझा? इसीलिए इसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल इन नेचर। FM में यही पढ़ना है आप लोगों को।
बढ़े? हो गया? नहीं हुआ? सीपीटी का एक ही प्रॉब्लम है, आप लोगों की लिखने की आदत खत्म हो जाती है। अच्छा, राइटिंग हैबिट सुधारो, 3 ही घंटा मिलेगा आप लोगों को, और पेपर छूटता है, लिख के ले लो। चलो रिबेट की बात करते हैं। रिबेट भी एक प्रकार का ट्रेड डिस्काउंट है, पर ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये जितने भी डीलर्स होते हैं ना, इनको एक आप वॉल्यूम देते हो, आप बोलते हो अगर तुमने साल भर में 1000 टीवी बेचा ना, तो हम तुमको 10% डिस्काउंट देंगे सारे टीवी पे। मतलब जो तुमने पहले खरीदा उसके ऊपर भी पूरे एक साल का टारगेट दिया जाता है। अब सपोज करो एक टीवी 10,000 रुपए का है, आपने पहला टीवी खरीदा। पहला टीवी आपने जब खरीदा तो आपको हम 10% डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर देगा या नहीं देगा? नहीं देगा, वो बोलेगा जब पूरे 1000 हो जाएंगे ना उस दिन दूंगा। तो पहला टीवी आपने खरीदा तो आपको 10,000 रुपये ही पे करना पड़ा। अब साल भर में आप श्योर हो कि आप बेच दोगे 10,000 टीवी, पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। पर ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप एंडिंग के लॉट लोगे। सपोज करो आप 100 टीवी का लॉट ले रहे हो, तो एक 100 टीवी आपको कितने का पड़ेगा? 10,000 का टीवी है और 100 टीवी ले रहे हो तो कितने का पड़ेगा बोलो? 10 लाख रुपए का पड़ा। अब 10-10 लाख के अपन ने 900 टीवी खरीद लिए, 10-10 लाख कर करके। अगर आपको ये पूरे 1000 टीवी पे 10% डिस्काउंट मिलना था, यानी कितना अमाउंट हुआ बोलो? 1000 टीवी पे, 1000 टीवी पे 10% डिस्काउंट मिलना था, तो कितना अमाउंट होना था बोलो? नहीं, 10 लाख ही होएगा। 1 करोड़ कैसे हुआ? 1000 टीवी, 10,000 रुपए, 10%, 10 लाख हो रहा ना? 1000 टीवी बोला मैंने, 10,000 टीवी नहीं, 1000 टीवी, 10 लाख। यानी एक तरह से आप ये समझ लो, आपके एक लॉट की वैल्यू, 100 टीवी के एक लॉट की वैल्यू। तो क्या होगा जब आप 9th लॉट ऑर्डर करोगे ना 100 टीवी का, सामने वाला बोलेगा ठीक है 10th लॉट भी अपने साथ लेके चल जाओ, फ्री। लो, फ्री नहीं है एक्चुअली, वो आपका डिस्काउंट है जो आप पैसे ही पहले ही दे चुके हो सामने वाले को। समझ में आया? दिस इज नोन एज रिबेट। अब आप सोचो, जब पहली बार आपने पहले 100 टीवी का लॉट खरीदा और आपने 10 लाख रुपए दिए, मैं टीवी को 10,000 पे वैल्यू करूं या 9,000 पे वैल्यू करूं? 10,000 पे क्यों? पेमेंट अपन ने 10,000 के हिसाब से किया तो 10,000 पे वैल्यू करना चाहिए। अच्छा बताओ, जो आखिरी लॉट पूरा फ्री आया फिर उसका वैल्यू कितने पे करें? 0, 9,000 या 10,000? 10% डिस्काउंट मिला ना, तो 9,000 रुपए का टीवी हो गया। पर लास्ट लॉट तो पूरा फ्री में आया, 100 टीवी का उसने 1 रुपया नहीं लिया आपसे। 0, 10,000 कि 9,000? हम्म, मतलब आखिरी के 100 टीवी तो फ्री हो गया ना, रिबेट डालोगे भी तो फ्री हो गया ना इसका मतलब। तो रिबेट माइनस कब करोगे? टीवी जो बिक गए उससे तो आप माइनस कर नहीं पाओगे। आज मेरे पास इन्वेंट्री में 10 यूनिट पड़े हैं जिसके अगेंस्ट रिबेट मेरे को 6 महीने बाद मिलने वाला है, तो आप करूँ कैसे एडजस्ट? जैसे जनवरी टू दिसंबर रहता है ना रिबेट का पीरियड, अब 31 मार्च बीच में आ गया, तो 3 ही महीने हुए। मेरे पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है जिसकी रिबेट तो मेरे को दिसंबर में मिलेगा। तो आप बोल रहे हो कि ये मतलब कहीं ना कहीं आप यही बोल रहे हो ना, लास्ट लॉट फ्री में ले लो सर, 0 वैल्यू पे करो। पर आपने तो उसका पैसा दिया था ना, आप तो पहले दिन से जानते थे ना हम बेच देंगे 1,000 टीवी। तो आपको तो पहले दिन से पता था अपने को टीवी का कॉस्टिंग 9,000 रुपये पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। तो 1,000 रुपये तो आपसे भी एडवांस दे रहे थे लास्ट लॉट के लिए, आपके लिए फ्री थोड़ी था, वो पैसा तो दिया है ना उसका। तो इस टीवी को 10,000 रुपये वैल्यू करना गलत होगा। यही चीज AS2 समझा रहा है, रिबेट को डिडक्ट करो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 9,000 रुपये वैल्यू करो, नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 10,000 रुपये वैल्यू करो। बाद में जब मिलेगा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो फ्री में ही दिखेगा, यानी वो NRV वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू 0 वैल्यू पे दिखेगा। या लास्ट लॉट जो भी था, लास्ट लॉट के 10 लाख रुपए दिए, उसमें 200 टीवी है, तो एक एक टीवी 5-5 हजार का दिखा देना। जिस दिन आपको लगा कि रिबेट मिलने वाला है उस दिन एडजस्ट कर दो रिमेनिंग पे प्रोस्पेक्टिवली, दैट इज एस्टिमेट्स, बाद में देखेंगे हम। पहले नहीं लग रहा था, बाद में लग रहा है कि मिल जाएगा रिबेट, क्लियर है यहाँ तक के? तो प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हो जाता है। पर टीवी 9,000 पे वैल्यू करो ना, 10,000 पे क्यों करेंगे? समझ गए? टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है 9,000। टारगेट नहीं अचीव कर पाए तो फिर जो भी लास्ट लॉट ऑफ इन्वेंट्री रहेगा वहां एडजस्ट हो जाएगा वो वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, या PNL में ट्रांसफर कर देंगे एज एक्सपेंस। ठीक है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पर रिबेट भी डिडक्ट किया जाता है। रिबेट समझ गए क्या होता है? तो ये सारे के सारे हो गए आपके इन्वेंट्री का इनिशियल वैल्यूएशन। तो अभी हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज देखा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज में वो भी आता है, कमीशन वगैरह अगर आपने कुछ दिया है। ये देखो, परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज विच आर रिकवरेबल, अदर एक्सपेंडिचर्स एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन।
आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, रिबेट माइनस करते हो, ड्यूटी ड्रॉबैक कॉन्सेप्ट आईडीटी का है, ठीक है। आप एक बार का लिख के रख लो ड्यूटी ड्रॉबैक, ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखो, जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करते समय आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो। सपोज करो कि उसके बाद में हम कुछ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर देंगे, तो सरकार बोलती है आप बाहर से कुछ खरीद रहे हो तो इसीलिए हम टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं ताकि आप बाहर से नहीं खरीदो। पर अगर आप बाहर से खरीद के बाहर ही बेच दोगे तो इससे सरकार को फायदा होता है, पैसे डॉलर में आएंगे ना, तो सरकार को बेनिफिट होता है, तो सरकार बोलता है ठीक है हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। बट हुआ क्या, अभी तो लग गई ना ड्यूटी, पर वो ड्यूटी को हम एडजस्ट कर लेंगे जब हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो दिस इज नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक, वापस हो जाएगी, समझे। तो इसीलिए इसको भी इन्वेंट्री का पार्ट मत मानो, इसे डिडक्ट कर दो। क्लियर है यहाँ तक के? डिटेल आप लोग जब कस्टम्स पढ़ोगे तब रहेगा। कस्टम आपको अभी नहीं है ना, कस्टम है क्या आपको कोर्स में आईडीटी में? सिर्फ जीएसटी है ना, बाद में फाइनल में पढ़ोगे आप कस्टम्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा परचेज प्राइस। इसमें एक और चीज लिख लो, कमीशन एंड ब्रोकरेज। आइए, जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें एनआरवी भी दिया है, एनआरवी पे हम बाद में दिमाग लगाएंगे। पार्टली फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स इज 150। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं कर सकते, एनआरवी है, बाद में देखेंगे। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट पे। कॉस्ट ऑफ परचेज पूरा लिख लिया आपने। कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगा बताओ? रॉ मटेरियल तो आ गया, अब फिनिश गुड्स बनाना है, कैसे बनाओगे? डायरेक्ट लेबर, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, वो तो डायरेक्ट लेबर हो गया ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें आपके रेंट वगैरह सब आ गए। अब ये दो पार्ट में होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड। देखो, वेरिएबल मतलब जितना प्रोडक्शन करूंगा उतना खर्चा लगेगा, फिक्स्ड मतलब कुछ भी कर लूँ इतना ही लगेगा। जैसे फैक्ट्री रेंट, मैं प्रोडक्शन करूँ नहीं करूँ मेरे को रेंट भरना है, फिक्स्ड है। ओवरहेड्स मतलब खर्चे, ठीक है। और वेरिएबल मतलब जो हर यूनिट के साथ लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, समझ गए। तो अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का एलोकेशन पहले समझते हैं, वेरिएबल का हम बाद में समझेंगे। कॉस्टिंग का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कॉस्टिंग में, जिसमें हमें कुछ कैपेसिटी समझनी पड़ती है। एक होती है थियोरेटिकल कैपेसिटी, एक होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक होती है नॉर्मल कैपेसिटी, और एक होती है एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। थियोरेटिकल कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब आपने एक मशीन खरीदी तो उसमें दिया गया है कि ये मशीन इतने कैपेसिटी पे चल सकती है। जैसे कि अगर आप कोई टू व्हीलर खरीदते हो 110 सीसी, मतलब वो 110 सीसी के पावर पे वो गाड़ी चल सकती है। उसके ऊपर एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें लास्ट आपका कितना है, 140 160 कितना है, 140 है मोस्टली, देखना। चलो 140 पकड़ लो, 140 जा सकती है क्या? नहीं जाती। वो थियोरेटिकल कैपेसिटी है आपकी गाड़ी का, समझ में आया? वैसे जब कोई मशीन लेते हो तो मशीन का एक कैपेसिटी होता है दिया हुआ कि ये मशीन इतना प्रोडक्शन कर सकती है, लेट से 10,000 टन का प्रोडक्शन कर सकती है, उसका कैपेसिटी है। ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अभी जैसे कि आप व्हीकल का एवरेज जो कंपनीज बताती है वो कैसे बताती है, कभी देखा है क्या? एवरेज कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे होता है? कभी देखा नहीं? हाँ, वो करते कैसे हैं, वो 1 लीटर में कितना चला, लोग क्या करते हैं, जैसे एक्टिवा है लिया, उसमें 1 लीटर डाल दिया, ऑन किया इग्निशन, स्पीडोमीटर चलाया, उसको इकोनॉमी के रेंज में रखा 40 to 50, नीचे कोई रोड नहीं है, फ्रिक्शनलेस, एक्सीलरेटर कांस्टेंट चल रहा है, जिस पॉइंट पे वो बंद हो गया उसके ऊपर कितना किलोमीटर रीडिंग आया वो एवरेज है। ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली आप रोड पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन है, 10 बार ब्रेक लगता है, आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजों का फर्क रहता है। वो लोग 60 का क्लेम करते हैं, 60 किसी को नहीं मिलता, 40 मतलब बहुत अच्छा चला लो तो 40 मिलेगा। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो वो क्या है, वो थियोरेटिकल कैपेसिटी है हमारा, हर चीज में एक मशीन का एक थियोरेटिकल कैपेसिटी होता है, ठीक है। सो व्हाट इट कैन प्रोड्यूस, ऐसा मैं बोल सकता हूं, व्हाट कैन बी
प्रोड्यूस्ड, व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड, थियोरेटिकल कैपेसिटी है। इसको थोड़ा इधर लेके आता हूं। एक काम करो, पहले पूरा मेरे को लिख लेना दो, एक एक लाइन में आएगा क्या, मैं उसके लिए भी श्योर नहीं हूं। प्रैक्टिकल सिनेरियो अलग होता है। जैसे एक फैक्ट्री में मैंने मशीन लाया, वो बोलता है कि ये मशीन एक साल में 10,000 टन का प्रोडक्शन कर सकती है। तो हमने उसको बोला भाई कैसे कर सकती है, बोले आप 24 घंटे चलाओ, पूरे 365 दिन चलाओ। मुझे बताओ कोई भी फैक्ट्री क्या पूरे 24 घंटे 365 दिन चालू रहती है? नहीं, क्यों? हॉलीडेज आते हैं, लेबर बीच बीच में छुट्टी पे जाता है, तो वो दिन कट गए बस। ठीक है, उसके तो ऑल्टरनेट्स है, जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं। उसके अलावा होता है मेंटेनेंस। भाई मशीन चलती थोड़ी रहेगी, मशीन को मेंटेन भी करोगे ना, तो मेंटेनेंस में भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो प्रैक्टिकली मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती है उतना पूरा प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, फ्रॉम वन डिडक्ट हॉलीडेज एंड मेंटेनेंस, समझ में आया? ठीक है, मैं वो पूरा मेंटेनेंस नहीं लिखा हूं, ध्यान में रखो मेंटेनेंस हो। पर हम इतना भी प्रोड्यूस नहीं करते, उसका एक रीजन है। क्या हमारा उतना मार्केट में डिमांड है? भाई फैक्ट्री 10,000 टन प्रोड्यूस कर सकती है, 8,000 टन का कैपेसिटी है, प्रैक्टिकल सोचो, पर क्या 8,000 टन का डिमांड है? नहीं है तो बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। अगर 6,000 टन का डिमांड है तो 6,000 टन ही बनाओगे। तो नॉर्मल कैपेसिटी इज व्हाट कैन बी सोल्ड, समझे? और एक्चुअली होता है व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। मुझे बताओ, आप नॉर्मल कैपेसिटी से कम कभी प्रोड्यूस करोगे क्या? नहीं। हर बंदा कभी भी कोशिश करेगा कि मैं कम से कम नॉर्मल कैपेसिटी इतना प्रोड्यूस करूं। नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे क्या? ये कभी कभी होता है, प्रोड्यूस कर लो, अगले साल बेच देंगे। बल्क का अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट मिल रहा है, तो नॉर्मल से ज्यादा हमेशा पॉसिबल है, नॉर्मल से कम कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो क्यों हुआ होगा, सोच के देखो। नॉर्मल से कम प्रोड्यूस किया कंपनी ने, क्यों हुआ होगा? नॉर्मल मतलब मार्केट में इतनी डिमांड है, फिर ये मत बोलना सर मार्केट डिमांड चेंज होगी। वो चेंज हुआ तो नॉर्मल कैपेसिटी भी चेंज होगा। मतलब नॉर्मल बेच सकते हो फिर भी कम बनाया, क्यों? हो सकता है पुराना बना हुआ रखा है, पर उसका तो इन्वेंट्री वैल्यूड है, तो उसका मेरे को अभी इतना टेंशन नहीं है। और सोचो, रीजन सोचो कि कम प्रोडक्शन कोई क्यों करेगा जब बेच सकता है मार्केट में, फिर भी कम प्रोडक्शन क्यों करेगा? प्राइस बढ़ाएगा तो प्रोडक्शन कम करेगा तो नॉर्मल कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगा। ज्यादा प्राइस पे कम बिक सकता है, ये तो ठीक है, उनको भी समझता है। सपोज करो आप 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो रोज, ये आपका नॉर्मल कैपेसिटी, आप पढ़ सकते हो। आज आप 6 घंटे पढ़े, क्यों? मन नहीं हुआ, और तबीयत ठीक नहीं है, कुछ काम आ गया, जो भी बोल दो। तबीयत ठीक नहीं है मतलब मशीन खराब हो सकती है, फैक्ट्री से लिंक करो। मन नहीं हुआ मतलब लेबर काम नहीं कर रही है बराबर, कुछ और काम आ गया, यानी पावर कट आ गया या मशीन ब्रेकडाउन हो गया। आप समझो, ये सारे के सारे रीजंस कहीं ना कहीं एबनॉर्मल नेचर के हैं। लेबर स्ट्राइक, ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल लेबर, ये सब के सब एबनॉर्मल रीजंस है। आप अवॉइड कर सकते थे, आप बना सकते थे नॉर्मल कैपेसिटी, फिर भी आपने नहीं बनाया। मशीन ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंटेनेंस बराबर नहीं किया। लेबर स्ट्राइक पे क्यों जा रही है? क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको इन सब बातों का वैसे भी ध्यान रखना था, आपने नहीं रखा, तो ये कुछ एबनॉर्मल रीजंस हो गए। क्लियर यहां तक के? बढ़ू मैं आगे। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा सपोज आपको 1 लाख रुपए लग रहा है, और 1 लाख रुपए में आप 8,000 टन प्रोड्यूस करके बेच सकते हो। 1 लाख रुपए में 8,000 टन प्रोड्यूस करके बेच सकते हो, तो एक यूनिट पे आप कितना कॉस्ट एलोकेट करोगे बोलो? 1 लाख रुपए 8,000 टन, 12.5। ठीक है, अब सपोज आपने जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट लिया, सब बाकी के कॉस्ट आ रहे हैं कुछ 100 रुपए, उसमें आपने 12.5 ऐड किया, 112.5। आप बोलते हो यार अपने को 20 रुपए तो कमाना है, तो आप प्रोडक्ट कितने में बेचोगे? 132.5। 100 रुपए बाकी के कॉस्ट बोला मैंने, 132.5 पे बेचोगे, समझ गए? अब हमने इस बार सिर्फ 6,000 टन प्रोड्यूस किया, क्यों? लेबर स्ट्राइक हो गई, जो भी हो गया। तो हुआ क्या, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो सिर्फ 6,000 टन को आपने एलोकेट किया। पॉइंट समझा? तो 1 लाख रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड 6,000 टन को एलोकेट हो रहा है, कितना हो गया? 16.66। 100 रुपए बाकी के इनका कॉस्ट, और 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 136.66। अब मैं आपका कस्टमर हूं,
अब मैं आया, आपने बोला सर 136.66, बोला यार लास्ट ईयर तो 132.5 पे दिया था, इस बार 136.66 क्यों? बोलो बोलो। अरे बोले आपको, आप मेरे को बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस हो गया, बोले लेबर स्ट्राइक पे थी इसीलिए इस बार प्राइस बढ़ा दिया। कस्टमर को फर्क पड़ता है। अरे छोड़ो, मैं किसी और से खरीद लेता। अरे तुम्हारी गलती का पैसा मैं क्यों दूं? पॉइंट समझे? जब मैं ही पैसा देने को तैयार नहीं हूं तो आप कॉस्ट में भी क्यों ले रहे हो? इसका मतलब कॉस्ट में लेते समय एबनॉर्मल कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड किससे होना चाहिए? पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स्ड ओवरहेड को किससे डिवाइड करोगे? टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड या व्हाट कुड बी सोल्ड? मैंने क्या प्रोड्यूस किया या मैं कितना बेच सकता हूं? मैं कितना बेच सकता हूं वो क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी या थियोरेटिकल कैपेसिटी? नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। लॉजिक समझ में आया? भले ही आप उतना प्रोड्यूस मत करो, बट फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। कॉस्ट एलोकेशन, अब लिख लो आप लोग, कॉस्ट एलोकेशन ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। ऊपर वाला भी छूटा है, लो। पहला वाला है डायरेक्ट लेबर, दूसरा है डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड,